हियर इज़ हीम बायोसिंथेसिस। हीम बायोसिंथेसिस में क्या होता है? हीम बायोसिंथेसिस में हमारे पास जो भी स्टेप्स हो रहे होते हैं वो कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और बाकी सारे साइटोसोल में होते हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है और जो लास्ट 2 रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और बाकी सारे रिएक्शन होते हैं वो साइटोसोलिक एंजाइम वो इनको कैटालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए ये दोनों कंबाइन होते हैं गैमा इमाइनोलेवुलिनिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कैटालाइज कर रहा होता है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके गैमा इमाइनोलेवुलिनिक एसिड बनाते हैं। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे। उसके रिजल्ट में क्या होगा? हमारे पास पोर्फोब्लेनोजेन बनेगा। इस जो रिएक्शन है इसको कौन एंजाइम कैटालाइज करता है? गैमा इमाइनोलेवुलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज, जो कि साइटोसोलिक एंजाइम है। अब क्या होता है कि इस एंजाइम में बेसिकली जिंक प्रेजेंट होता है। ये जो ALA डिहाइड्रेटेज है इसमें जिंक है। जब लेड होता है, लेड जब भी पॉइजनिंग होती है तो लेड हमारे पास जिंक को रिप्लेस करेगा और हमारे पास ये इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा और ALA इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली जब हमारे पास हीम बहुत ज़्यादा लास्ट में बन जाती है ना, तो ये हमारे पास रेट लिमिटिंग एंजाइम है, तो वो हमारे पास ALAS1 जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करी होगी। देन फिर क्या होगा? पोर्फोब्लेनोजेन तक हो गया था। पोर्फोब्लेनोजेन के बाद हमारे पास क्या होता है कि पोर्फोब्लेनोजेन के 4 मॉलिक्यूल जब कंडेंस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन सिंथेस की प्रेजेंट में, ये फिर हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बनाएंगे। आपने याद किस तरह करना है एंजाइम्स को? जैसे हाइड्रोक्सी मिथाइल बाइलेन बन रहा है तो इसके ऊपर सिंथेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ जो भी स्ट्रक्चर बना है ना वो हमारे पास लीनियर होगा। अब उसे क्योंकि रिंग की फॉर्म में होता है हीम, तो हमारे पास क्या होगा? रिंग क्लोजर आइसोमराइजेशन होती है। ये फिर हमारे पास यूरोपोर्फिनोजेन 3 बनना है ना, तो यहाँ कौन सा एंजाइम कैटालाइज करेगा? यूरोपोर्फिनोजेन 3 सिंथेज। फिर हमारे पास क्या होता है? यूरोपोर्फिनोजेन 3 जो होता है इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब 4 कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव हो जाते हैं तो यहाँ जो एंजाइम इसको कैटालाइज करता है वो यूरोपोर्फिनोजेन 3 डीकार्बोक्सिलेज। उसके रिजल्ट में क्या बनता है? कोप्रोपोर्फिनोजेन 3 बन जाता है। कोप्रोपोर्फिनोजेन की फिर हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन होती है और ये यहाँ फिर दोबारा से अगेन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कैटालाइज करता है कोप्रोपोर्फिनोजेन 3। फिर कोप्रोपोर्फिनोजेन 3 जो होता है ये 3 ऑक्सीडेज की प्रेजेंट में जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कैटालाइज करता है, ये बनाता है प्रोटोपोर्फिनोजेन 9। प्रोटोपोर्फिनोजेन 9 की फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और वो बना देता है प्रोटोपोर्फिरिन 9। वो फिनोजेन था और ये प्रोटोपोर्फिरिन बन जाता है, प्रोटोपोर्फिनोजेन ऑक्सीडेज। अब लास्ट एक्शन क्या होता है इसमें? लास्ट एक्शन में अगेन क्या होगा कि प्रोटोपोर्फिरिन 9 में जब आयरन ऐड होता है, आयरन को कैटालाइज करने वाला कौन सा एंजाइम है? फेरोचिलेटेज, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है। उसकी रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेगा? जब आयरन सेंटर में आके लग जाता है हमारे पास प्रोटोपोर्फिरिन 9 के, तो हमारे पास हीम बन जाता है और लेड भी इसको अगेन इनहिबिट कर रहा होता है। आयरन को क्योंकि वो रिप्लेस कर रहा होता है तो ये रिएक्शन भी लेड जो है इनहिबिट करता है। यहाँ हमारे पास हीम बायोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है।